हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका उत्तराखंड कोर्स की क्लासेस में, जहां आपकी कराई जा रही है उत्तराखंड जो सब्जेक्ट है आपका उसकी डेली क्लासेस, जिसमें आपका अभी हमारा जो था बेसिक परिचय कंप्लीट हो गया था। हमने प्रागैतिहासिक काल को भी कंप्लीट कर दिया था। यहाँ चल रहा था हमारा, अब आने वाला है आद्य ऐतिहासिक काल। तो इससे पहले थोड़ा सा रिविजन कर लें तो काफ़ी बेटर होगा। हमने उसके बाद जो प्रागैतिहासिक काल का पढ़ा था, पहले फर्स्ट टाइम जो पढ़ा था उसमें अल्मोड़ा क्षेत्र के बारे में बात करी थी, और कल की क्लास में हमने यहाँ पर करी थी चमोली क्षेत्र के बारे में बात। तो चमोली वाले जिले की कहाँ, यहाँ पर किस किस जगह पर क्या मिले हैं प्रागैतिहासिक स्रोत प्राप्त हुए हैं, इसके बारे में चर्चा की गई थी। जहाँ पे आपका आई थी ग्वारफा गुफा, किमनी गाँव और मलारी गाँव। ये जो तीन थे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। ये परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ से क्या आते हैं, फैक्ट निकल के आते हैं, जिसमें क्या होता है कि आगे अगर आप क्वेश्चन देखते हैं तो इजीली तरीके से निकाल सकते हैं वहाँ पर। तो यहाँ पे जैसे हमारी ग्वारफा गुफा थी, तो सबसे ज़्यादा मेन क्या पूछा जाता है कि खोज किसने की है। ग्वारखा गुफा की खोज की थी राकेश, सॉरी यहाँ पे जो मैंने राकेश शर्मा लिख दिया था, ये राकेश भट्ट थे एक्चुअली। ये जल्दी में यहाँ पर राकेश शर्मा लिखा गया था, तो इसे कहते हैं राकेश भट्ट। ये राकेश भट्ट थे। कोई नहीं, आप यहाँ पे राकेश के अकॉर्डिंग यहाँ पे टिक लगा सकते हैं। ये आपके हो जाएंगे राकेश भट्ट। ये राकेश भट्ट थे जिन्होंने ग्वारखा गुफा की खोज की थी, और यशोधर मठपाल ने इनका अध्ययन किया था ग्वारखा गुफा के बारे में। टुंगरी गांव की ग्वारखा गुफा थी पशु, और ये ग्वारखा कहाँ है, चमोली में है। या तो आप यहाँ पे देख ही रहे होंगे। यहाँ पे क्या क्या प्राप्त हुआ, पशुओं तथा मानव और बारहसिंगा का चित्र प्राप्त हुआ। पशुओं, मानव और बारहसिंगा, और पशुओं को चराते हुए और हाँकते हुए दिखाया गया है। तो ये थी ग्वारखा गुफा की बात। तो ग्वारखा गुफा में और जो मेन फैक्ट था वो ये था कि वहाँ के जो शैल चित्र थे या फिर जो गुफा में चित्र थे वो क्या थे, चटकदार थे। एक हमने आपको बताया था लाखों उड्डियार। लाखों उड्डियार के जो चित्र थे वो ग्वारखा से क्या है, कम चमकदार है, जबकि ग्वारखा गुफा के जो है चटकदार एंड चमकीले हैं। और सबसे ज़्यादा सुंदर चित्र कहाँ के पाए गए हैं, ग्वारखा गुफा पाए गए हैं। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात आएगी, आपसे पूछ दिया आता है परीक्षाओं में कि सबसे ज़्यादा जो प्रागैतिहासिक कालीन जो स्रोत हैं उनमें पूछा गया कि सबसे ज़्यादा चटकदार या चमकीले जो सुंदर चित्र हैं वो किस जगह के हैं। तो आपसे वहाँ ऑप्शन है, अगर ग्वारखा गुफा आता है तो आप यहाँ पे टिक मार सकते हैं। इसके बाद आता है किमनी गाँव। किमनी गाँव के बारे में यही था कि यहाँ पर हथियारों और पशुओं के चित्र हैं। तो पूछ सकता है कि एकमात्र जहाँ पर हथियार और पशुओं के चित्र मिलते हैं वो कौन सी जगह है, तो वो किमनी गाँव है, और ये कहाँ, थराली विकासखंड में पड़ता है। इतना हमारा हुआ था। यहाँ पे आए थे हम मलारी गांव की ओर। मलारी गांव की खोज जो हुई थी, सबसे पहले जो मलारी गांव की खोज हुई थी वो 1983 में हुई थी। और इसमें क्या हुआ था, क्या प्राप्त हुआ था, मतलब कुछ खोज हुई होगी तो कुछ ना कुछ अवशेष मिला होगा या कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी मिली होगी। तो यहाँ पे हिमालय जुगू की खोज हुई थी, यानी कि यहाँ पे जो प्राप्त हुआ था वो हिमालय जुगू एक पक्षी था, उसकी खोज हुई। और इसके बाद जो है यहाँ ये जो मलारी गांव है, इसका मैंने बताया था कि ये कितने से कितने ईस्वी तक रहा, तो 2000 ईस्वी पूर्व। ईस्वी पूर्व यानी कि होता है, एक होता है ईस्वी, एक होता है ईस्वी पूर्व। तो ये ईस्वी पूर्व की बात है और ये ईस्वी की बात है। तो 2000 तो मान समझ सकते हैं आप कितनी पुरानी ये यहाँ पर रही होगी, ये जितनी सारी चीज़ें हैं मलारी गांव में। तो 2000 से 6वीं ईस्वी तक के समाधान यहाँ पे प्राप्त हुए हैं, यानी कि 6वीं ईस्वी तक के यहाँ जितने भी समाधान, मतलब कहते हैं कि शव प्राप्त होते हैं, जो मरे हुए होते हैं उनकी अस्थियाँ या हड्डियाँ मिलती है, वो कहाँ मिली है, ये मिली है आपको मलारी गांव में। और इसी के क्रम में हमारे गढ़वाल क्षेत्र में भी इसकी खोज हुई थी। गढ़वाल मतलब गढ़वाल विश्वविद्यालय के द्वारा खोज हुई है। जो मेन जो कहते हैं कि अगर ऑप्शन में आता है, क्वेश्चन में आता है कि मलारी गांव की खोज का श्रेय किसको जाता है, तो मलारी गांव की खोज जो की थी गढ़वाल विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने की थी, और ये 2002 में की थी। 2002 में इन्होंने पाया कि वहाँ पे एक स्वर्ण यानी कि सोने से बना हुआ मुखौटा जो मार्क्स होता है वो मिला था, और ये क्या था, सोने का था। तो ये था 5.2 kg का था, और मिट्टी के बर्तन मिले, धूसर मृदवान मिले। तो ये सारी चीज़ें जो मिली है वो मलारी गांव से मिली है। इसके बाद हमने उत्तरकाशी की बात करी थी, नीले रंग के क्षेत्र थे। आपको ज़्यादा कुछ इसमें पढ़ने की बात नहीं है, सिर्फ आप फैक्ट याद कर सकते हैं। जैसे उत्तरकाशी में आपने नीले रंग के चित्र प्राप्त हुए थे, पिथौरागढ़ में 8 मानव आकृतियां प्राप्त हुई है, और चंपावत में समाधि है जिसे हेनवुड ने खोज की थी। ये हेनवुड की खोज मैंने पहले बता दिया कि इन्हीं को ही उत्तराखंड में किसका कहते हैं, प्रागैतिहासिक काल का खोज का जनक माना जाता है, हेनवुड को। तो ये था हमारा ओवरऑल कल की क्लास का, जहाँ पे हमने डिस्कस करा था किसका, प्रागैतिहासिक काल का पार्ट 2, जिसमें हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में बातें करते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल, तो आद्य
आद्य ऐतिहासिक काल के पहले इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं। तो यहाँ पे हम हेडिंग डालते हैं आदि ऐतिहासिक काल। मैंने आपको कालक्रम पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको फर्स्ट में लिखाया था प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल का दो चीजें थी। प्रागैतिहासिक काल को कहते हैं प्रस्तर युग भी कहते हैं, और इसमें दो चीजें आ रही थी। एक तो क्या आ रहे थे, महापाषाणकालीन उपकरण आ रहे थे, और दूसरे आते थे शैल चित्र या कहते हैं गुहा चित्र, गुहा लेख चित्र। तो यहाँ पे आप देख लेते हैं दो टाइप से हमने डिवाइड कर दिया था। फर्स्ट टाइम हमने शैल चित्रों में जो है महापाषाणकालीन में हमारे कुछ क्या मिले हैं, जैसे खुरचनियाँ मिली है, और हमारे महापाषाणकालीन अवशेष मिले हैं, छेनी मिली है। ये सारे हमें महापाषाणकालीन अवशेष थे। उसके बाद हम गए महापाषाण काल में गुहा लेख चित्र या फिर शैल चित्रों में। तो हमें शैल चित्रों में हमें 5 जगह, मोस्टली जो है 5 जगह, मैंने 4 जगह बताई थी, लेकिन आप देवीधुरा चंपावत की जो स्थान है उसको भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे चमोली में मिला, अल्मोड़ा में सबसे पहले हमने देखा, फिर चमोली में देखा, फिर यहाँ पर हमने उत्तरकाशी में देखा, पिथौरागढ़ में देखा, और फिर चंपावत में देखा। जो हमारे जो फैक्ट से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है अल्मोड़ा वाला क्षेत्र और चमोली वाला। अल्मोड़ा में जो मिली है लाखोट डियार मिली है, और जो ग्वारखा गुफा मिली है वो चमोली में प्राप्त हुई है। इसी तरह से हम देखेंगे और रिवीजन करते रहेंगे। तो चलिए समय को गवाए हुए बिना यहाँ पे लिखते हैं आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल। तो इसी तरह से निरंतरता से अगर हम स्टडी करते रहेंगे तो ज़रूर एक दिन सफलता की ओर सफलता को पालेंगे। तो हमें क्या यहाँ पर क्या करते रहना है कि डेली हमें उन चीज़ों को रिवीजन करते रहना है। डेली हमें एक या दो फैक्ट को पकड़ते रहना है, जिससे हमारा क्या हो कि हमारा स्टडी भी चालू रहे और हमें आगे भी बढ़ते रहे। इस तरह से हमारा क्या होगा कि हमारी बैलेंसिंग भी आ जाएगी। तो यहाँ पे हम आद्य ऐतिहासिक काल की बात कर रहे हैं। तो आद्य ऐतिहासिक काल जो है, आद्य ऐतिहासिक काल कहते किसे, देखो आद्य ऐतिहासिक काल, एक मैंने कहा था ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल वो सबसे शुरू का काल ऐतिहासिक काल कहलाता है, जहाँ पे मानव ने क्या करा था, कंदमूल या फिर अपने जीवन की शुरुआत करी थी। यानी कि वो क्या करता था, कंदमूल खाता था, अपनी आखेटक करता था, तो उसे कहते थे महापाषाणकालीन युग कहा जाता था। और ये प्रागैतिहासिक काल में ही आ जाता है सब कुछ। ये जितनी भी चीजें आती हैं प्रागैतिहासिक। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं कि वहाँ पर उस टाइम पर क्या क्या चीजें थी, तो वो हमें कब कब प्राप्त हुई, मतलब तो इसके बारे में बात करिए। लेकिन वो युग बहुत पुराना था। हमें जो अवशेष प्राप्त हुए थे वो हमें 1900-1800 के समथिंग प्राप्त हुए थे। ऐसे ही हम आद्य ऐतिहासिक काल की बात करें तो आद्य ऐतिहासिक काल है क्या, आद्य ऐतिहासिक काल जो था वहाँ पर लिखित साक्ष्य उपलब्ध हो गए थे। अभी हमने पढ़ा प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में क्या थे, सिर्फ हमें उपकरण प्राप्त हुए, हमने कहीं भी लिखे हुए चीज़ों की कोई चर्चा नहीं की है। चित्र प्राप्त हुए हैं। चित्र क्या है, गुफाओं के अंदर प्राप्त हुए हैं, जिसमें मनुष्यों के चित्र और पशुओं के चित्र, पक्षियों के चित्र, ये चित्र प्राप्त हुए। मृदवान प्राप्त हुए, समाधान प्राप्त हुए। ये सारी चीज़ें हमें क्या है, सिर्फ एक अवशेष के रूप में प्राप्त हुई। तो इसे कहते हैं अवशेषारूपिणी या फिर महापाषाणकालीन युग, इसे कहते हैं महापाषाणकालीन युग। अब क्या आता है, आद्य ऐतिहासिक काल में क्या आता है, लिखी हुई चीज़ें आ जाती हैं। हमारी सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल में ही आती है। अगर हम संपूर्ण भारत का इतिहास देखते हैं तो वहाँ पे हमें सिंधु सभ्यता आ जाती है, वो आद्य ऐतिहासिक काल, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, लिखना शुरू हो गया था। इसी तरह से हमारा क्या है कि हमारा जो था यहाँ पर प्रागैतिहासिक काल में, इसमें आद्य ऐतिहासिक काल में हम यहाँ पे देखेंगे कि हमें यहाँ पर लिखी हुई चीज़ें प्राप्त हो गई थी। जिससे लिखी हुई चीज़ों में क्या होता है, कुछ धर्म हो जाते हैं, कुछ वेद हो जाते हैं, कुछ वेदांग होते हैं, कुछ रचनाएं होती हैं, ये चीज़ें मिलती है। इसके साथ साथ हमें जरूरी नहीं है कि हमें लिखी हुई मिली है, उसके साथ साथ हमें और चीज़ें भी मिल सकती हैं। तो और चीज़ें भी प्राप्त हुई हैं, जिसमें हमारा क्या आता है, लिखित स्रोत के साथ साथ पुरातात्विक स्रोत भी आते हैं। तो हम यहाँ देखेंगे जो हमारा प्रागैतिहासिक काल है और जो हमारा ऐतिहासिक काल है, उसके बीच का जो युग कहलाता था वो कहलाता था आद्य ऐतिहासिक काल। तो आद्य ऐतिहासिक काल में क्या था, लिखित साक्ष्य उपलब्ध थे। तो यहाँ पे एक बार मैं लिख लेती हूँ, लिखित साक्ष्य उपलब्ध। तो ये लिखित साक्ष्य उपलब्ध थे।
तो लिखित साक्ष्य उपलब्ध थे कहाँ पर, आद्य ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य उपलब्ध हो गए थे। तो यहाँ पे लिखित साक्ष्य उपलब्ध होने का मतलब क्या है, ये दो प्रकार का था लिखित साक्ष्य उपलब्ध। चलो ये आप तो ये मैं एक बार बता दी, ये तो आपको पता ही होगा। इसे दो भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। यहाँ पर ये दो तरह से प्राप्त होता है। एक होता है हमारे पुरातात्विक स्रोत। किस किस तरह से हमें पता चला कि आद्य ऐतिहासिक काल में क्या क्या था, जानकारियाँ किसी न किसी स्रोत के माध्यम से ही प्राप्त होती है। तो यहाँ पर हमें जो है दो तरह की जानकारी प्राप्त हुई। एक हुई दो तरह के स्रोत मिले, पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, और यहाँ पर हमारा जो मिलता है वो मिलता है पुरातात्विक स्रोत, और यहाँ पे मिलते हैं हमें लिखित या दूसरा आप सोचे मैं क्या लिखना चाह रही हूँ यहाँ पर, लिखित। तो मैंने आपसे वाली बात करी लिखित स्रोत प्राप्त होते हैं। एक तो हमारे क्या मिलते हैं कि जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनसे रिलेटेड, जहाँ पे मैंने उनकी उत्तराखंड के नाम की चर्चा भी करी थी, तो वो चीज़ें मिली थी। और इसके अलावा मैंने आपको क्या बताया था अधार्मिक में, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था ग्रंथ या सॉरी वहाँ पे रचनाएं बताई थी। तो वो क्या थी, रचनाएं एक साहित्य के रूप में थी, यानी कि साहित्य दर्शन कराती थी वहाँ पे, मतलब जो भी साहित्य से रिलेटेड था, जैसे हमारा उत्तराखंड में क्या रहा क्या नहीं रहा, उस क्षेत्र की वर्णन किया गया है जहांगीर नामे में तारीख बैदइन ने, तो उसे कहेंगे साहित्यिक स्रोत, क्योंकि ये साहित्य से रिलेटेड है। तो दूसरे होते हैं इसी में, इसी को लिखित स्रोत कह सकते हैं या साहित्यिक साहित्यिक स्रोत। तो अब देखते हैं यहाँ आद्य ऐतिहासिक काल में क्या मेन चीज आई। आद्य ऐतिहासिक काल में पुरातात्विक स्रोत आए और साहित्यिक स्रोत आए। तो पुरातात्विक स्रोतों की बात आप समझ सकते हैं। पुरातात्विक स्रोतों में हमें सिर्फ चीजें प्राप्त होगी, पुरातात्विक प्रागैतिहासिक काल से ही रह जो आपके सॉरी जो आपका पुरातात्विक स्रोत होंगे वो क्या होंगे, कोई उपकरण होंगे या कुछ समाधान होंगे, इन चीज़ों से रिलेटेड होगा, यहाँ का पे कुछ बना हुआ होगा, तो उसे कहेंगे पुरातात्विक स्रोत। और जहाँ पे लिखा हुआ होगा उसे कहेंगे साहित्यिक या लिखित स्रोत। तो आप इतना समझ रहे होंगे। तो आई होप यहाँ पर हम फर्स्ट शुरू करते हैं, वो करते हैं पुरातात्विक स्रोतों से। तो ऐसे क्रम से पढ़ते जाएंगे तो हमें क्या हो जाएगा, हमारी स्टडी बेहतर तरीके से चलेगी। इसी के साथ साथ मैं अपनी क्लासेस, अभी थोड़ा डिस्टर्बेंस था कि आगे पीछे क्लासेस का टाइमिंग थोड़ा ऊपर नीचे हो रही थी। अब हमारी क्लासेस जो रेगुलर रूप से चलाया करेगी वो चलेंगी सुबह को 11 बजे। तो 11 बजे हमारी रेगुलर क्लासेस यूट्यूब में आपको अवेलेबल होंगी, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और शाम को 4 बजे हमें यहाँ पर आपको नोट्स अपने टेलीग्राम चैनल उत्तराखंड कोर्स में अपलोड कर दूंगी, जिसमें आपको वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्टडी करने में क्या होगी कि बेहतर तरीके से आप स्टडी करेंगे, प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसी तरह से हम बढ़ते हैं अभी टॉपिक की ओर, बाकी बातें हम करते हैं बाद में। तो यहाँ पे पुरातात्विक स्रोतों की बात करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पुरातात्विक स्रोत आए थे वो हमारे आए थे, पुरातात्विक स्रोत आते हैं यहाँ पर हमारे। सबसे पहले आते हैं हमारे कुछ कपमार्क्स। 3 तरह के हमारे पुरातात्विक स्रोत मिले थे। तो जो हमारे हैंडवुड थे, हैंडवुड, तो हम हैंडवुड को तो कहा गया कि हैंडवुड ने क्या करी, सबसे पहले इतिहास की, उत्तराखंड के इतिहास की खोज का श्रेय जाता है। क्यों जाता है, क्योंकि इन्होंने क्या मिला था 1856 में। तो ये उस समय के नहीं है, लेकिन ये क्या है कि हमें जो जितने भी जैसे 1990 या फिर आपके 1977 के समथिंग, या फिर आपका 1900 ये आपका आ गया 85 इस टाइप में हुआ। तो सबसे पहले जो खोज हुई थी वो हुई थी 1856 में। सॉरी 18 हाँ। तो ये जो सबसे पहले खोज हुई है वो हैंडवुड ने करी थी। तो इसलिए इन्हें खोज का सबसे पहले इन्होंने यहाँ पे क्या करा था, कोई सी चीज़ को देखा था।
ये सब ने तो खोज की है, लेकिन इन्होंने पहले युग की भी करी है और बाद के, मतलब यह है कि प्रागैतिहासिक काल की भी की होगी इस पीरियड के लोगों ने, और आद्य ऐतिहासिक काल की भी की होगी। लेकिन जो सबसे पहले जो इन्होंने पाया था वो हैनवुड ने पाया था। उन्होंने क्या पाया था, इन्होंने महापाषाणकालीन उपकरणों को पाया था। महापाषाणकालीन उपकरण क्या होते हैं, जैसे हमारे क्या होते हैं, कुछ उपकरण होते हैं जो महापाषाण काल से जुड़े हुए होते हैं, मतलब उस टाइप के काल में जुड़े हुए होते हैं, तो उन्हें महापाषाण कालीन उपकरण कहते हैं। तो वो सबसे पहले जो 1856 में हैनवुड गए जब उत्तराखंड में, तो उन्होंने देखा था। तो ये चाहे वो इन्होंने आद्य ऐतिहासिक काल से जुड़ा हुआ देखा हो या फिर ऐतिहासिक काल, वो पुरातात्विक स्रोत यानी कि पुरातात्विक काल से देखा हो या फिर ऐतिहासिक रूप से। यहाँ पे इन्होंने सबसे पहले जो करी थी, एक मैंने आपको बता दिया था चंपावत में, वहाँ पर इन्होंने समाधियों की खोज की थी। उसके साथ साथ सबसे पहले जो इन्होंने खोज की थी वो की थी आद्य ऐतिहासिक काल में, कहते हैं कप मार्क्स की। कप मार्क्स को कहते हैं सदृश गड्ढे, सदृश गड्ढे, उखल सदृश गड्ढे भी कहते हैं कप मार्क्स को, उखल सदृश गड्ढे। तो ये यहाँ पे जो पहला आता है वो आते हैं उखल सदृश गड्ढे, गड्ढे। और इन्हें क्या कहा गया, इन्हें कहा गया कप मार्क्स, कप मार्क्स, इन्हें कहा गया कप मार्क्स। तो ये पहला जो आता है पुरातात्विक स्रोतों में वो आते हैं कप मार्क्स। दूसरा जो आते हैं वो आते हैं क्या, ताम्र, ताम्र यानी कि तांबे के बने हुए ताम्र उपकरण। दूसरा जो मिला था आद्य ऐतिहासिक काल में वो क्या थे, ताम्र उपकरण, ताम्र उपकरण मिले थे। और तीसरे जो मिले थे वो मिले थे यहाँ पर आपके, आप सोच सकते हैं क्या मिले होंगे, कोई, क्योंकि पुरातात्विक स्रोत है तो लिखा हुआ तो होगा नहीं यहाँ पर। तो यहाँ पे जो मिला होगा तीसरा क्या मिला होगा, मैंने 3 चीज़ों की पहले भी चर्चा की है और अभी यहाँ पर भी चल रही है। तो यहाँ पे क्या मिले होंगे, एक हमारा बच गया समाधान, 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 या फिर हम कह सकते हैं महापाषाणकालीन समाधान, यानी कि महापाषाण, महापाषाण महापाषाणकालीन समाधान। तो ये जो है ये आद्य ऐतिहासिक काल के पुरातात्विक स्रोतों से है, पुरातात्विक स्रोतों से है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि उखल सदृश गड्ढे की कब खोज की, किस किसने की। सबसे पहले तो हम देख सकते हैं कि हैनवुड ने की है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले जो लिखेंगे वो 1856 ही लिखेंगे। तो 1856 में सबसे पहले खोज किसने की थी, हैनवुड ने की थी, हैनवुड ने की थी। कब की थी, हैनवुड ने की थी, कब की थी, 1856 में की थी। किसकी, उखल सदृश गड्ढे, इन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं, कप मार्क्स कहा जाता है। उखल सदृश गड्ढों क्या जाता है, कप मार्क्स कहा जाता है। और इनमें इन्होंने कहाँ पर की थी, तो 2-3 चीज़ें हमारी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, कब की थी, किसने की थी और कहाँ पर की थी। और इसके कुछ कुछ महत्वपूर्ण क्या पॉइंट आ जाते हैं कभी कोई, लेकिन वो पॉइंट्स भी क्या होते हैं उस चीज़ पे डिपेंड करते हैं। जैसे हमारी कोई वस्तु है तो अगर उसकी विशेषता पूछेंगे तब उसके कुछ पॉइंट्स आ सकते हैं। अब यहाँ पे तो गड्ढे ही मिले थे, तो इसका क्या होगा कि किसने की थी, कब की थी, और ये क्या है, कहाँ पर की थी। तो कहाँ पर की थी, ये की थी देवीधुरा, 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 ये की थी चंपावत में, चंपावत में। इन्हें कहते हैं ओखली प्रकार के गड्ढे, ओखली प्रकार के गड्ढे। जैसे ये हुआ है हमारा कुछ पत्थर जैसा हुआ, इसमें क्या थे, ऐसे ऐसे गड्ढे जैसे थे, ऐसे ऐसे गड्ढे थे, ये अंदर को थे। मतलब ये क्या हो सकते हैं, ये अंदर की साइड को थे, ऐसे अंदर साइड थे। तो अंदर को होंगे तो क्या होंगे, गहरे होंगे। जैसे हमारा क्या है उसमें अंदर को होंगे, गहरे होंगे, तो वो ओखली टाइप के होंगे, तो उन्हें कहा गया कप मार्क्स। अब दूसरे जो आए थे 1877 में, एक और आए थे, उन्होंने क्या करी थी 1877 में, 1877 में रिवेट, रिवेट कारनक, कारनक, कारनक। तो रिवेट कारनक ने भी किसकी खोज की है, उसके बाद जो की है खोज की है उखल सदृश गड्ढे कप मार्क्स की ही खोज की थी रिवेट कारनक ने। रिवेट कारनक ने भी इसकी खोज की है। और इन्होंने कहाँ पर की है, अब देखते हैं इन्होंने कहाँ पर की है। इन्होंने की है द्वारा हाट, द्वारा, द्वारा
द्वाराहाट पे की है। और द्वाराहाट कहाँ पर पड़ता है? द्वाराहाट पड़ता है अल्मोड़ा में, अल्मोड़ा में पड़ता है द्वाराहाट। तो द्वाराहाट कहाँ पर पड़ता है? अल्मोड़ा में पड़ता है। तो इन्होंने क्या देखा कि रिवेट कारनक में, अब रिवेट कारनक में कितने गड्ढों की खोज की, यानी कि ओगली में खोज की है, वो की है 200। 200 रिवेट कारनक ने कितने किए? 200 थे। ये टोटल कितने थे? 200। जो गड्ढे देखे गए वहां पर क्या है, 200 गड्ढे देखे इन्होंने। यहाँ पे गणना की तो कितने थे? 200 गड्ढे थे, यानी कि कप मार्क्स पाए गए। और ये जो 200 कप मार्क्स थे, इसकी तुलना इन्होंने यूरोप से, यूरोप 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 के जो कहते हैं, यूरोप के जो शैल चित्र है उनसे किए यूरोप में। यानी कि अब उस टाइम पर संपूर्ण विश्व में सेम ही चल रहा होगा, आदि ऐतिहासिक काल है तो आदि ऐतिहासिक काल की तरह ही चल रहा होगा। और अगर ऐतिहासिक काल चल रहा है तो ऐतिहासिक काल चल रहा होगा। जैसे अभी क्या है 2025 चल रहा है, तो संपूर्ण विश्व में 2025 ही चल रहा होगा। तो इसी तरह से उस टाइम पर यही चल रहा होगा वहाँ पर भी। तो यूरोप शैल चित्रों की तुलना किससे की है? रिवेट कारनक ने की है। किसकी? अपने जो कपमार्क्स 200 कपमार्क्स प्राप्त किए थे। इसके बाद क्या होता है कि एक और आते हैं यशोधर मठपाल। यशोधर मठपाल जो होता है वो करते हैं 72 कपमार्क्स की यूज। कितने? 72 कपमार्क्स की। उनका डेट कोई मेंशन नहीं है यहाँ पर। यशोधर मठपाल, यशोधर मठपाल, इन्होंने कितने की? 72 कपमार्क्स की खोज की है। किसने की है? यशोधर मठपाल ने। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख देती हूँ, ये आपको इजीली तरीके से याद होगा। यहाँ 200 की है किसने? रिवेट कारनक ने की है। और जबकि यशोधर मठपाल ने 72 कपमार्क्स की खोज की है। किसने? यशोधर मठपाल ने की है। और यहाँ पर ये कौन सी जगह पे की है? नोला ग्राम, नोला ग्राम पे की है। ये की है नोला ग्राम, नोला। तो ये हमारा पहला पॉइंट हो गया, ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया, और ये हमारे तीसरे वाले हो गए। तो इन्होंने जो की थी नोला ग्राम, नोला ग्राम में 72 कपमार्क्स की खोज की है। और यहाँ पर क्या है? ये भी द्वाराहाट में ही है। ये द्वाराहाट आएगी, यानी कि अल्मोड़ा में ही होगी ये जगह। द्वाराहाट, द्वाराहाट में ही होगी। और इन्होंने क्या कहा कि ये कहाँ पर है? ये जो द्वाराहाट है ये कहाँ है? अल्मोड़ा में है। और यहाँ पे कौन सी गंगा, कौन सी नदी रहती है? यहाँ पे रामगंगा घाटी, यानी कि पश्चिमी रामगंगा, पश्चिमी राम गंगा घाटी, पश्चिमी रामगंगा घाटी। यानी कि आप देख सकते हैं कि पश्चिमी रामगंगा नदी जो है आपकी चमोली और अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ से, तीनों से, इन जो तीन ये जिले हैं इनसे होकर दूधातोली पर्वत से क्या आती है? पश्चिमी गंगा नदी निकलती है। तो हमारे यहाँ पे अल्मोड़ा वाला क्षेत्र जो है, जो हमारा इस टाइप का होगा। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। ये आपका अल्मोड़ा हो गया, यहाँ से आपका ये नैनीताल हो गया, और यहीं पर आपका ये, सॉरी, ये आपका नैनीताल हो गया। तो यहाँ से ऐसे करके ये होती है पश्चिमी रामगंगा निकलती है। ये अल्मोड़ा है, ये चमोली है, और ये हो गया पौड़ी गढ़वाल। तो यहाँ पे दूधातोली पर्वत होता है, तीनों में फैला होता है। तो यहाँ से आपकी ये निकलती है। तो यहाँ पे क्या मिले हैं? यहाँ पे मिले हैं आपके 72 कपमार्क्स नोला ग्राम में। और अल्मोड़ा में ही यहाँ पे आपके द्वाराघाट में 1877 में इन्होंने भी किया है। जबकि यहाँ अल्मोड़ा के जस्ट बगल में क्या आता है? चंपावत आता है। तो यहाँ पर आपकी की गई है किसकी खोज? हैनवुड ने की थी चंपावत में, देवी दुर्गा में। तो इतना तो आपका हो गया है। ये ओका छत्तीसगढ़, एक बार आप देख लीजिए अच्छे से। फिर बढ़ते हैं हम आगे की ओर। तो अब बात करते हैं ताम्र उपकरण। ताम्र उपकरण हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं इसके बारे में चर्चा की गई है। तो ऊपरी गंगा घाटी, ऊपरी गंगा घाटी, ऊपरी गंगा घाटी ये मिलता है हरिद्वार, 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 बहादुराबाद, हरिद्वार जो बहादुराबाद है वहां से कितने ताम्र उपकरण मिले हैं? वहां से हमें मिले हैं जो कुछ कुछ ताम्र उपकरण प्राप्त हुए थे। ताम्र उपकरण वो मिले हैं, हमें मिले हैं रिंस, यानी कि रिंग, ताम्र यानी कि तांबे की मिली है, अंगूठी, और एक और चीज आपको यहाँ पे प्राप्त हुई है, वो मिली है आपको यहाँ पे भाला। भाला देखा है ऐसे कूटने वाला भाला,
लंबी सी सरिया होती है, लंबी सी सरिया होती है, उसे कहते हैं भाला। लंबे से एक डंडे के रूप में होता है, उसे कहते हैं भाला। तो ये मिली है रिंग, मिली है रिंग, मिली है और अंगूठी मिली है और यहाँ पे भाला मिला है। ये क्या है? ताम्र उपकरण है। और ये कहाँ? ऊपरी गंगा घाटी, यानी कि गंगा नहर, जहाँ पे ऊपरी गंगा नहर है। अब हरिद्वार देख लीजिए, नीचे की ओर हरिद्वार होता है, ये हरिद्वार हो गया आपका। तो यहाँ पे क्या होती है? यहाँ से होके गंगा नदी जाती है। तो ये जो गंगा नदी है, तो यहीं पर एक गंगा नहर निकलती है। जो गंगा नहर निकलती है तो उसी कहते हैं ऊपरी गंगा घाटी। तो ऊपरी गंगा घाटी से क्या मिला है हमें? ये सारी चीजें प्राप्त हुई है। हरिद्वार हैदराबाद में ताम्र उपकरण मिले हैं, रिंग, अंगूठी और भाला। रिंग, अंगूठी और भाला। और इसकी जो खोज की थी, वो की थी खुदाई की थी, सॉरी खुदाई की थी। खुदाई की होगी वहाँ पर किसने? ये की थी आपकी एच सी सांकलिया, यानी कि ये की थी एच डी सांकलिया, एच डी सांकलिया। तो एच डी सांकलिया ने क्या की थी? इसकी खुदाई की थी, एच डी सांकलिया ने की थी। और फिर आपका जो मिला है आपका 1986 में अल्मोड़ा में मिली थी। यहाँ पर अल्मोड़ा में एक ताम्र आकृति मिली है। और दूसरा मिला है 1900, ये जो आपका 1986 था। और 1989 में आपका बनकोट, यानी कि बनकोट, ये मैंने आपको पहले पढ़ा दिया था पिथौरागढ़ में, पिथौरागढ़ यानी कि ये आपको पिथौरागढ़ में, ये सिर्फ मैं तांबा करके, ये आपको यहाँ पे मिल चुका है पहले। ये 1989 में इसकी खोज हुई थी। ये हुई था हमारा इसमें क्या था? आपकी 8 ताम्र आकृतियाँ थी, ताम्र आकृतियाँ, तो अच्छे से रिवीजन करते रहिए। तो ये आपको मिले हैं यहाँ पर अल्मोड़ा में एक मिली है, जबकि हरिद्वार के हैदराबाद में ताम्र उपकरण में रिंग, अंगूठी और भाला। रिंग, अंगूठी, भाला, रिंग, अंगूठी, भाला आप यहाँ पे देख सकते हैं। और किसने खुदाई की थी? एच डी सांकलिया ने इसकी खुदाई की थी। ये एच डी सांकलिया ने खुदाई करी थी यहाँ पर। यहाँ पर अब आप बात करते हैं महापाषाणकालीन समाधान। तो यहाँ पे हम जो देख के चल रहे हैं वो देख रहे हैं कि हमें कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें मिली हैं। तो पहले तो मलारी गांव में हमारा एक पहले मिल चुका है 5.2 kg का। क्या मिला था वहाँ पर? 5.2 kg का मिला था, एक घोटा मिला था। इसी तरह से मलारी गाँव में ही हमारा कंकाल मिले हैं, उसके साथ साथ भेड़, घोड़े और कुछ मिट्टी के बर्तन मिले हैं। तो ये कहाँ कहाँ? यहाँ महापाषाणकालीन समाधान में मिले हैं। ये मिल जाएगा मलारी गाँव। तो मलारी गाँव में क्या क्या मिला है? तो यहाँ पे मिले हैं हमारे मलारी गाँव में मिले हैं मलारी गांव में मिले हैं आपके यहाँ पे जो समाधान है ना, जो शव के कुछ पार्ट्स होते हैं, मतलब जो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है उसके बाद सालों बाद, मतलब कई सौ सालों बाद क्या होते हैं, उसकी हड्डियाँ या अस्थियाँ मिलती हैं। तो उन्हें कहते हैं समाधान। जैसे क्या है, उस टाइम पर घोड़े या जो भी रहे होंगे, पशु पक्षी या फिर मानव, तो उनके कुछ कुछ कहीं कहीं नर कंकाल प्राप्त हुए हैं। तो वो कहाँ से मिले हैं? वो मिले हैं मलारी गाँव से। कंकाल मिले हैं घोड़े और क्या कहते हैं, हड्डियां मिली हैं यहाँ पर। घोड़े, भेड़ आदि की क्या मिली है? यहाँ पर कंकाल प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर क्या मिले हैं? कंकाल मिले हैं, यहाँ पर कंकाल प्राप्त हुए हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर क्या मिले हैं? कुछ कुछ कहते हैं मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं, मिट्टी के मृद। अब मिट्टी के बर्तन मिले हैं तो वो साबुत तो मिट्टी के बर्तन होंगे नहीं, या तो वो किसी फॉर्म में, अगर वो क्या है बहुत पुराने हैं तो बहुत ज़्यादा क्या होंगे, अच्छी उसमें बने हुए होंगे। तो कुछ उनके अंश मिले होंगे मृद भांड के फॉर्म में। तो मिट्टी के मृद भांड मिले हैं। कंकाल, घोड़े, भेड़, ईटी, इनकी क्या मिली है? इनकी यहाँ पर मिली है। और इसकी खोज किसने की थी? समाधान की खोज का जो जाता है वो बताता है शिव प्रसाद डबराल को। खोज शिव प्रसाद
डबराल इनको मिला है। और इसी तरह से जैसे इन्होंने क्या करा था कि उत्तराखंड में खोज की है, किसने करी है, समाधान की खोज की, इससे जाता है शिव प्रसाद डबराल को जाता है। इन्होंने सबसे पहले क्या थी, समाधान की खोज की थी। कब की थी, 1989 के समथिंग इन्होंने खोज की थी। समाधान मतलब यहाँ पे प्राप्त हुए थे। ये किसने की थी, सॉरी यहाँ पर है आपका 1956। देखो ये जो है प्रागैतिहासिक की खोज जाती है, इसलिए जाता है हैनूट का। जबकि शिव समाधान की खोज का जाता है, ये जाता है किसको, शिव प्रसाद डबराल को। ये 1956, ये 1856, 1956 1856। तो ऐसा आप क्या करते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। इन्हें श्रेय जाता है फर्स्ट टाइम, यानी कि फर्स्ट टाइम इनकी खोज का श्रेय किसको जाता है, शिव प्रसाद डबराल को जाता है। इससे इन्हीं की जो इन्होंने खोज की है यहाँ पर। उसी तरह से एचपी, यानी कि एचपी में राहुल सांकृत्यायन, सांकृत्यायन राहुल सांकृत्यायन से आप समझ सकते हैं जी, हमारे क्या कहते हैं, एक कवि है। ये हमारे जो है राहुल सांकृत्यायन क्या है, ये एक रचनाकार या कवि है। तो इनका हिंदी में आप देख सकते हैं कि इनके उससे हमारे यहाँ क्वेश्चन भी बहुत सारे फंसते हैं। तो राहुल सांकृत्यायन ने हिमाचल प्रदेश में क्या करा थी, उन्होंने जो है समाधान की खोज की थी। जबकि शिव प्रसाद डबराल ने क्या करी थी, उत्तराखंड में समाधानों की खोज का श्रेय जाता है। अब इन्होंने क्या क्या पाया, मलारी गांव से देखा कि यहाँ पर कंकाल, घोड़े और भेड़ आदि के क्या मिले हैं, अस्थियां मिली हैं या हड्डियां मिली हैं, और मिट्टी के मृदभांड। ये किसने देखा था, 1956 में शिव प्रसाद डबराल ने देखा था। जबकि राहुल सांकृत्यायन ने किन्नौर ये आपका था किन्नौर गांव। तो एचपी में क्या है, किन्नौर गांव है, वहां पर इन्होंने देखा कि किन्नौर या लिया गांव जो है, वहां पर इन्होंने देखा कि ऐसे ही समाधान प्राप्त हुए हैं। तो ये खोज की थी शिव प्रसाद डबराल ने, और ये की थी राहुल सांकृत्यायन ने। ये हिमाचल प्रदेश है आपका। तो इतना हमारा हो गया पुरातात्विक स्रोतों से। जो लिखित स्रोत हैं वो हमारे वेद वगैरह है, तो उनकी क्लास मैं चलाऊंगी कल। तो कल की क्लास में क्या होगा कि ये सारा लिखित स्रोत जितने भी हैं उसे कवर कर दिया जाएगा। थोड़ी लॉन्ग क्लास होगी, क्योंकि क्या है कि ये एक टॉपिक पे 2 दिन काफ़ी होते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, आद्य ऐतिहासिक काल समाप्त हो जाएगा। फिर हमारा क्या होगा, वहाँ पर आगे की ओर चलेगा हमारा ऐतिहासिक काल। तो इसी तरह से हम कवर करते हुए चलेंगे अपने टाइम को मैनेज करके। और हमारी जो क्लास के नोट्स है, आपको पता ही है कि हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारी जो अब रेगुलर क्लासेस चल जाएगी, वो चलाई जाएगी सुबह 11 बजे। रेगुलर क्लासेस हमारे यूट्यूब पे अवेलेबल है, और शाम को 4 बजे हमारा ये जो क्लास के नोट्स होंगे हमारे टेलीग्राम चैनल उत्तराखंड कोर्स पे अपलोड कर दिए जाएंगे। तो इसी तरह से आप बने रहिए और परीक्षाओं की तैयारी करते रहिए। साथ ही साथ हमारे जो इंस्टाग्राम चैनल है, उसमें हम डाल रहे हैं डेली के करंट अफेयर्स। तो आप करंट अफेयर्स को भी वहाँ पर कवर कर सकते हैं। तो इसी तरह लगे रहिए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।